ऑर्डर 6। ऑर्डर 6 से प्लीडिंग्स जनरली, कल भी मैंने आपको बताया था प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। प्लेंटिफ लेके आएगा प्लेंट, डिफेंडेंट लेके आएगा रिटर्न स्टेटमेंट, दोनों को कलेक्टिवली कह देते हैं प्लीडिंग्स। इनसे रिलेटेड जो जनरल रूल है जो दोनों पे एप्लीकेबल है, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट पे, वो इस ऑर्डर में मिलेंगे जनरली पे, और बाकी स्पेसिफिक जो रूल है प्लेंट से रिलेटेड वो ऑर्डर 7 में मिलेंगे, जो स्पेसिफिक रूल है रिटर्न स्टेटमेंट से रिलेटेड वो आपको मिलेंगे ऑर्डर 8 में। दैट्स हाउ इट इज फ्रेम्ड। सो ऑर्डर 6 इज प्लीडिंग्स जनरली। प्लीडिंग्स के बारे में जनरल बातें सारी इधर पे बताई गई हैं। तो आइए जरा रूल 1 बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट प्री का क्वेश्चन है भाई साहब। रूल 1, प्लीडिंग्स शैल मीन प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। प्लीडिंग का क्या मतलब होगा, रिटर्न स्टेटमेंट या प्लेंट। ये पहले में। इसका रूल 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये जो प्लीडिंग्स हैं इसमें सिर्फ मटेरियल फैक्ट बताए जाएंगे, एविडेंसेस नहीं दिए जाएंगे। एविडेंसेस प्रोसीडिंग्स के दौरान आप देते जाइए। प्लेंट जो होगी या रिटर्न स्टेटमेंट जो होगा, जो प्लीडिंग्स हैं इनमें सिर्फ फैक्ट बताए जाएंगे, मटेरियल फैक्ट, एविडेंसेस नहीं होंगे। ये दिया हुआ है रूल 2 में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीडिंग्स टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस। इसमें सिर्फ मटेरियल फैक्ट स्टेट करना है, एविडेंस नहीं देना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। रूल 2 इसके बारे में बात करता है। इसके बाद एक और मार्क कर लीजिए, रूल 7। रूल 7 is a little important. That's correct, Tanveer. Pacta probenda. That's important. That's correct. इसके बाद 7, departure. No pleading shall, except by way of amendment, raise any new ground of claim or contain any allegation of fact inconsistent with the previous pleading of the पार्टी प्लीडिंग द सेम। अगर कोई नई चीज ऐड करनी है, कोई नया क्लेम आपको देना है विच इज इन कंट्रावेंशन टू दी ओरिजिनल वन, तो आपको अमेंडमेंट के थ्रू ही देना है। बेसिकली कोई चेंज अगर आप करना चाहते हैं अपने क्लेम में या जो प्लीड कर रहे हैं, तो वो अमेंडमेंट के थ्रू होगा। डिपार्चर मतलब जो ओरिजिनल दिया था, जो आपने प्लेंट में दिया है या रिटन स्टेटमेंट में दिया है, उससे हटके आप कुछ करना चाह रहे हैं तो वो अमेंडमेंट के थ्रू आपको करना पड़ेगा। अमेंडमेंट करना पड़ेगा उस प्लीडिंग्स में, उसके बारे में आगे प्रोविजन है, इसलिए इसकी शुरुआत रूल 7 से होती है, इसलिए बस इसको याद रख लीजिए। इसके बाद आप सीधे आ जाइए 14 से भी क्वेश्चन। अच्छा 13 भी मार्क कर लीजिए, 13 और 14, रूल 13 रूल 14 दोनों। रूल 13 ब्रीफ में समझ लीजिए, प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ की बात करता है। ऐसी चीजें जो ऑलरेडी प्रिज्यूम करेगा कोर्ट आपके फेवर में। बहुत सारे लॉज में ये चीजें दी हुई हैं, एविडेंस में बहुत सारी चीजें दी हुई हैं कि क्या क्या प्रिजम्पशन कोर्ट ऑलरेडी करेगा, उनको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी बातों को आपको यहां स्टेट करने की भी जरूरत नहीं है। जिन चीजों को लॉ ऑलरेडी प्रिज्यूम करेगा आपके फेवर में, वो आपको यहां स्टेट करने की जरूरत नहीं है। इसमें एग्जांपल भी लिखा हुआ है रूल के बाद। जैसे कोई बिल ऑफ एक्सचेंज आप देते हैं तो कंसीडरेशन के लिए, जैसे चेक, अगर आप मैंने आपके अगेंस्ट कोई चेक बाउंस का सूट फाइल किया है, तो ये प्रिजम्पशन करेगा कोर्ट कि वो चेक मैंने किसी चीज के कंसीडरेशन में लिया होगा। बर्डन ऑफ प्रूफ इस पे दूसरी पार्टी पे होगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि विदाउट कंसीडरेशन मैंने लिया है। तो ऐसे जितने भी प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है वो स्टेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 13 में दिया, रूल याद रखिएगा। रूल 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीडिंग टू बी साइंड। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, रूल का नंबर भी पूछा जा सकता है और कौन साइन करेगा प्लीडिंग्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां लिखा है एवरी प्लीडिंग शैल बी साइंड बाय द पार्टी एंड हिज प्लीडर इफ एनी। अगर प्लीडर है तो प्लीडर के भी साइन होंगे और पार्टी के भी। ध्यान रखिएगा, प्री में दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन साइन करेगा, तो पार्टी भी साइन करेगी और प्लीडर भी साइन करेगा, बस इतना इंपॉर्टेंट है। और रूल 14 में दिया है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाइए रूल 15, दिस इज इंपॉर्टेंट। रूल 15 है वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स। दिस इज अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स। Save as otherwise provided by any law for the time being in force, every pleading shall be verified at the foot. कौन वेरीफाई करता है प्लीडिंग्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कौन वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग साइन करता है, दोनों क्वेश्चन। देखिए वेरीफाई कौन करेगा, वेरीफाई का मतलब कि जो लिखा है सही लिखा है कि नहीं। या तो पार्टी करेगी या कोई ऐसा व्यक्ति करेगा जो फैक्ट के बारे में जानकारी रखता हो। इट इज सिंपल। तो जिस व्यक्ति ने वेरीफाई किया है प्लीडिंग्स को, वही उस पे साइन करता है। ध्यान रखिएगा, रूल नंबर भी इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल इधर से प्रीलिम्स का ये है कि वेरिफिकेशन पे साइन कौन करता है। सो यहां लिखा है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, एवरी प्लीडिंग शैल बी वेरीफाइड एट द फुट बाय द पार्टी or by one of the parties pleading or by some other person proved to the satisfaction of the court to be acquainted with the facts of the case। कौन कर सकता है, या तो पार्टी वेरीफाई करेगी प्लीडिंग्स को, या कोई ऐसा व्यक्ति वेरीफाई करेगा जो फैक्ट से एक्विंटेंस रखता हो, जो फैक्ट के बारे में जानकारी रखता हो, ऐसा व्यक्ति करेगा। इसके बाद आ जाइए इसके सब रूल 3 पे। सब रूल 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द वेरिफिकेशन शैल बी साइंड बाय द पर्सन मेकिंग इट। साइन कौन करेगा, जिसने वेरिफिकेशन किया। कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में दे दिया जाता है कि वेरिफिकेशन पे साइन पार्टी करेगी। ऑप्शन में आपको मिलेगा
जिस पर्सन ने वेरीफाई किया है वो, द करेक्ट आंसर इज जिसने प्लीडिंग्स को वेरीफाई किया है वो साइन करेगा। वो पार्टी भी हो सकती है या कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है जो फैक्ट्स की जानकारी रखता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर से प्रीलिम्स का है, इसीलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। इसके बाद इसका सब रूल 4 भी है, द पर्सन वेरीफाइंग द प्लीडिंग शैल आल्सो फर्निश एन एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ हिज प्लीडिंग। वो एफिडेविट भी देगा, जो इसको वेरीफाई कर रहा है वो एफिडेविट पे वेरीफाई करेगा कि हाँ मैं जानता हूं इन सब के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही है, ये एफिडेविट पे आप देंगे, क्योंकि कोर्ट का समय इंपॉर्टेंट है, फर्जी बातें चाहिए नहीं कोर्ट को अपने पास, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा, वेरिफिकेशन पे साइन कौन करेगा, तो वो व्यक्ति साइन करेगा जिसने वेरीफाई किया है, और वेरीफाई कौन कर सकता है, पार्टी या कोई ऐसा व्यक्ति जो जानकारी रखता है। इसके बाद 16 पे आइए, 16 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, रूल 16 is important. Striking out pleadings. The court may at any stage of the proceedings order to be struck out or amend any matter in any pleading. देखिए कोर्ट चाहे तो प्लीडिंग्स में से चीजें स्ट्रक आउट करा देगा, जो अननेसेसरी लगेगा वो हटा देगा। इंपॉर्टेंट क्या है, कोर्ट का समय। फालतू की बातें करने का कोर्ट के पास टाइम नहीं है, इसलिए अगर उसको ऐसा लगा कि प्लीडिंग्स में कुछ बकवास है जिसका कोई मतलब नहीं है, हटाते जाओ, स्ट्राइक आउट। तो 16 किसके बारे में बात करता है, स्ट्राइक आउट। स्ट्राइक आउट कौन करेगा, कोर्ट खुद। अगर कोर्ट को लगता है कि ये चीज इस प्लीडिंग में नहीं होनी चाहिए, कोर्ट उसको हटाएगा। So इसीलिए 16 है, the court may at any stage of the proceeding, किसी भी स्टेज पे, order to be struck out or amend any matter in any pleading A which may be unnecessary। किन pleadings को हटाएगा, अंडरलाइन कर लीजिए, which may be unnecessary, scandalous, frivolous और vexatious। इनमें से अगर कुछ भी है, vexatious है, frivolous है, unnecessary है, scandalous है, इनको हटा सकते हैं। और B which may tend to prejudice, embarrass or delay the fair trial, जो ट्रायल को प्रेजुडिस कर सकता है, एम्बरेस कर सकता है, डिले कर सकता है, ऐसा कुछ प्लीडिंग में है तो उसको स्ट्राइक आउट कर दिया जाएगा। या फिर उसके अलावा लगता है कोर्ट को कि अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट हो रहा है, तो ऐसी चीज को भी स्ट्राइक आउट कर देंगे। जो काम का नहीं है उसको स्ट्राइक आउट कर देंगे। रूल ध्यान रखिएगा, 16 कोर्ट करता है तो स्ट्राइक आउट, पार्टी को चांस दिया जाता है, उसके लिए अमेंडमेंट है 17 में। अब देखिए रूल 17 देखिए, इसके बाद 16-17 में क्या डिफरेंस है, 16 है स्ट्राइक आउट, 17 है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स। The court may at any stage of the proceedings allow either party to alter। 16 में आपने क्या देखा, कोर्ट खुद स्ट्राइक आउट कर देगा जो उसको अननेसेसरी लगेगा। यहां कोर्ट अलाउ करेगा, अगर पार्टी कहती है कि साहब ये हटाना है या ये हमें अमेंड करना है, पार्टी कहती है कि हमें कुछ, क्योंकि अभी हमने 7 में पढ़ा डिपार्चर कि आपको अगर कोई दूसरी चीज क्लेम करनी है तो उसके लिए आपको अमेंड करना पड़ेगा प्लीडिंग, ये वो है अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग। पार्टी एप्लीकेशन देगी अमेंड करने की, कोर्ट अलाउ करेगा तो अमेंड करिए, दैट्स हाउ इट इज डन। सो अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग देखिए, द कोर्ट मे एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स अलाउ ईदर पार्टी टू अल्टर और अमेंड हिज प्लीडिंग्स इन सच मैनर एंड ऑन सच टर्म एज मे बी जस्ट एंड ऑल सच अमेंडमेंट शैल बी मेड एज मे बी नेसेसरी। क्यों करने देते हैं ये अमेंडमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। As may be necessary for the purpose of determining the real question in controversy between the party। क्योंकि रियल क्वेश्चन ऑफ कंट्रोवर्सी जानना है, एक्चुअली समस्या क्या है दोनों पक्षों के बीच, एक्चुअल क्वेश्चन क्या है जो कोर्ट को डिसाइड करना है। अगर आपकी प्लीडिंग्स में क्लियर नहीं है तो आपको अमेंड करने दिया जाएगा, क्योंकि बेसिक पर्पस ये है कि जो ट्रायल है वो सही डायरेक्शन में चले, फालतू की बातें ना आए इसमें, जो काम का है वो चले। इसीलिए प्लीडिंग्स अमेंड करने दी जाएगी, प्रॉपर क्वेश्चन क्या है कंट्रोवर्सी में वो डिटरमाइन करने के लिए। इसके बाद देखिए एक इंपॉर्टेंट है 18, रूल 18 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रूल 18 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर। अब मान लीजिए आपने एप्लीकेशन दी अमेंड करने के लिए और कोर्ट ने अलाउ भी कर दिया कि हाँ ठीक है अमेंड कर लीजिए। अगर कोर्ट ने कोई समय निर्धारित किया है तो उस समय में कर लीजिए, अगर कोर्ट ने कोई समय निर्धारित नहीं किया है तो 18 में लिखा है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। इफ अ पार्टी हु हैज ऑब्टेन्ड एन ऑर्डर फॉर लीव टू अमेंड डज नॉट अमेंड अकॉर्डिंगली विद द टाइम लिमिटेड फॉर दैट पर्पस बाय द ऑर्डर और इफ नो टाइम इज देयरबाय लिमिटेड, अंडरलाइन करिए, देन विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। अगर कोर्ट ने कोई स्पेसिफिक समय दिया है तो उसमें आपको अमेंड कर लेना है, नहीं दिया है तो 14 दिन के अंदर कर लेना है, उसके बाद नहीं कर पाओगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रूल तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां से ये 14 दिन इंपॉर्टेंट है जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है। ये हो गया आपका प्लीडिंग्स जनरली, जिसमें दोनों आ जाएंगे, प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट। उसके